12वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक संघर्षों और छोटे बड़े राज्यों के बीच सत्ता की लड़ाई से भरा हुआ था। इसी समय अजमेर का किला वीरता, संस्कृति और परंपरा का केंद्र माना जाता था। 1149 ईस्वी में एक राजपूत राजघराने में जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान का। उनके पिता थे अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और माता थी कमला देवी। राजमहल में जन्मे इस राजकुमार के भाग्य में वीरता और संघर्ष पहले से लिखा हुआ था। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे तेज बुद्धि, दृढ़ निश्चय और असीम साहस के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनके नाना अर्कपाल या तोमर वंश के अनंतपाल तृतीय ने उनकी क्षमता को पहचानकर उन्हें दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित किया। कहते हैं कि किशोर अवस्था में ही पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण कला सीख ली थी। वह ऐसा योद्धा था जो केवल आवाज सुनकर लक्ष्य पर तीर मार सकता था। यह कला उन्हें युद्ध में और भी खतरनाक बनाती थी। 1179 ईस्वी में एक युद्ध में उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। युवा पृथ्वीराज ने अजमेर और दिल्ली दोनों की गद्दी संभाली। शासन का भार संभालते ही उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई सैन्य अभियान शुरू किए। उनकी प्रारंभिक जीतें राजस्थान के आसपास के छोटे राज्यों के खिलाफ थी। वहां उन्होंने अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन कर आसानी से विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने खजुराहो और महोबा के चंदेल शासकों के खिलाफ अभियान चलाया और उन्हें पराजित किया। 1182 में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य शासक पर आक्रमण किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और 1187 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। फिर भी वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दिल्ली और गंगा दोआब पर नियंत्रण पाने के लिए कन्नौज के गढ़वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इन अभियानों से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन राजनीतिक रूप से पड़ोसी राज्यों से दूरी भी बढ़ गई। यह दूरी आगे चलकर उनके लिए संकट का कारण बनी। पृथ्वीराज की वीरता के साथ साथ उनकी प्रेम कहानी भी इतिहास में अमर है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान मानी जाती थी। पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन उनके कुल की शत्रुता के कारण यह प्रेम स्वीकार नहीं किया गया। जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। स्वयंवर में अनेक राजाओं को बुलाया गया, परंतु पृथ्वीराज का नाम जानबूझकर नहीं रखा गया। लेकिन पृथ्वीराज अपने योद्धा रूप में स्वयंवर में पहुंच गए। सभा के बीच उन्होंने संयोगिता का हाथ पकड़ लिया और उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद दोनों का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। यह घटना जयचंद की पृथ्वीराज के प्रति नफरत का कारण बन गई। संयोगिता के लिए यह प्रेम संघर्ष की कहानी बन गया, जिसने राजपूतों के गौरव और प्रेम की गहराई को दिखाया। उधर पश्चिम से एक बड़ी चुनौती सामने आई। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पूर्वी पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया। भटिंडा पृथ्वीराज के साम्राज्य की सीमा पर था। पृथ्वीराज ने मदद के लिए कन्नौज से सहयोग मांगा, परंतु जयचंद ने मदद से इनकार कर दिया। इस संकट का सामना करते हुए पृथ्वीराज ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने गोरी को हराकर युद्ध जीत लिया। गोरी युद्ध में पराजित होकर बंदी बना। युद्ध हारकर गोरी ने पृथ्वीराज से दया की भीख मांगी। पृथ्वीराज ने अपनी वीरता, उदारता और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए गोरी को क्षमा कर दिया और उसे छोड़ दिया। यह निर्णय उनके आदर्शों का प्रतीक तो बना, लेकिन आगे चलकर यही उनके पतन का कारण बना। गोरी ने हार के बाद अपने सैनिकों को फिर से तैयार किया। इस बार उसने युद्ध की योजना बड़ी चतुराई से बनाई। 1192 में वह 1,20,000 सैनिकों के साथ लौटा। पृथ्वीराज की सेना में 3,000 हाथी, 3 लाख घुड़सवार और बड़ी पैदल सेना थी। संख्या और पराक्रम दोनों में वह शक्तिशाली थे, लेकिन गोरी ने चालाकी से उन्हें मात दी।
गौरी ने यह जान लिया था कि हिंदू योद्धा सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध करते हैं। उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांट दिया और तड़के सुबह हमला कर दिया, जब राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। इस अचानक हमले से पृथ्वीराज की सेना बिखर गई। अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और स्वयं पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कठोर यातनाएं दी। उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई। अंत समय में गौरी ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। पृथ्वीराज ने अपने मित्र चंदबरदाई की ओर देखा और कहा कि वे अपने प्रसिद्ध शब्द भेदी बाण का प्रयोग करना चाहते हैं। चंदबरदाई ने अपने दोहे के माध्यम से गौरी की स्थिति और दूरी का वर्णन किया। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। आवाज के आधार पर पृथ्वीराज ने निशाना साधा और भरी सभा में मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। इसके बाद परिस्थिति को देखते हुए पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने अपने प्राण त्याग दिए। पृथ्वीराज का यह अंतिम प्रतिशोध उनकी वीरता, बुद्धिमानी और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। जब यह खबर संयोगिता और अन्य राजपूत महिलाओं तक पहुंची कि पृथ्वीराज चौहान शहीद हो गए हैं, तब उन्होंने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने से बेहतर मृत्यु को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि महारानी संयोगिता ने जौहर कर अपने प्राण त्याग दिए। यह राजपूती संस्कृति में नारी की वीरता और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन केवल युद्धों और पराजयों तक सीमित नहीं है। उनकी वीरता, उदारता, प्रेम और अंतिम प्रतिशोध की कहानी आज भी भारत के इतिहास में गौरव का प्रतीक है। वह अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने युद्ध में पराजय के बावजूद अपनी अस्मिता और मान की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान की कहानी इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। यह साहस, सम्मान, प्रेम, संघर्ष और बलिदान की अमर गाथा है। उनके जीवन की हर घटना हमें याद दिलाती है कि सच्चा योद्धा सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और आत्मसम्मान के लिए भी लड़ता है। उनकी वीरता की गूंज आज भी हमारे दिलों में जीवित है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।